अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ रात को, नहीं तो अगले दिन सुबह अपलोड हुई होती हैं। तो इसीलिए हुई होती है कि मेरी आज की जो डिस्कशन है, जब आपने घर में बैठना है, प्रैक्टिकल करना है, एक साइड से इसको प्ले कर लें, एक साइड से अपना लैपटॉप खोलें और प्रैक्टिस करें, जहाँ समझ में ना आए वहीं रोक कर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे जितने पुराने कोर्सेज हैं सब पढ़े हुए हैं, और जो आपका कोर्स है वो भी इसमें इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ताकि कभी बंदा कभी थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। लेकिन अगर क्लास की स्ट्रेंथ ड्रॉप हो तो मैं अपलोड करना छोड़ देता हूँ, फिर जब मुझे फील होता है कि अब अटेंडेंस डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, फिर मैं अपलोड नहीं करता। तो आपने रेगुलर रहना है, अपलोड इसीलिए कर रहे हैं कि अब आप घर जाओ, जब आज तो खैर हम इंट्रोडक्शन ही लेंगे, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम घर जाएंगे तो आपने जो पढ़ा होगा, आपने प्रैक्टिस करना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पर तो बहुत ठीक लगता है, घर जाके फील होता है कि यार ये समझ तो आ गया था, हो नहीं रहा। तो उसका फिर तरीका यही होता है कि जैसे हमने सीखा हुआ है, हमने भी वीडियोस देख देख के सीखा हुआ है जो कुछ सीखा हुआ है, तो आप भी अगर वीडियोस देख देख के सीखोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि मार्केटिंग ही है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसी को हम डिजिटली करना चाह रहे हैं। कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग करें, जैसे हम ये कहेंगे पीक सोल्यूशन वाले सड़क के बैनर लगा देते हैं, ठीक है, और कोई इनकी टीम है मार्केटिंग करने के लिए, तो अगर ये पूरी लाइफ इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स पे काम करते रहेंगे तो इसका तो मतलब यही होगा ना कि ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल मार्केटिंग नहीं कर रहे। वर्सटाइल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि अब हमारे पास जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं हमें उन पर भी जाना है। जब तक हम नए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके मार्केट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। नए प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोज करना है। नए प्लेटफॉर्म का फ़ायदा हमें क्या है कि नए प्लेटफॉर्म ही तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हमारी डिफरेंट ऑडियंस है। क्योंकि अगर हम एक ही ऑडियंस को पकड़ के बैठे हुए हैं उसका तो कोई फ़ायदा नहीं ना। मतलब एक ही तरह की ऑडियंस तो मिलनी है। एक बंदे ने दुकान खोली हुई है किसी जगह पे, ठीक है, अब वो उसकी जो उधर से जो लोगों ने परचेजिंग करनी है वो तो डिस्टर्ब कभी भी नहीं होगी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस और भी मिस कर रहा है। जिसने शॉप खोली हुई है वो फेसबुक पे भी सेल कर सकता है, वो इंस्टा पे भी सेल कर सकता है, वो यूट्यूब पे भी सेल कर सकता है, वो गूगल की लिस्टिंग पे भी सेल कर सकता है, वो अपनी वेबसाइट से भी सेल कर सकता है। तो कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं। अगर वो इन सारे प्लेटफॉर्म देखे कि नहीं यार मुझे नहीं इतनी चाहिए, फिर क्या होता है, आपकी सेल बढ़ जाती है ना। मतलब मैं को ये मेरा माउस है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, अब इसे बेचने के लिए मैंने एक दुकान खोल लिया। अब दुकान में तो ये बिक ही रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको 6 और प्लेटफॉर्म पे बेचना शुरू करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास प्रोडक्ट तो एक ही है, नहीं, असल में मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स और आ गए हैं। यही एक नई प्रोडक्ट बन गई है आपकी इंटरनेट की। इंटरनेट के ऊपर ये बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है। और इंटरनेट का जो क्लाइंट है और जो आपका विजिटिंग क्लाइंट है उसमें बहुत फर्क है। विजिटिंग क्लाइंट जो है वो बार्गेनर है, इंटरनेट का क्लाइंट जो है वो बार्गेनर नहीं है, वो बायर है, वो डायरेक्ट बायर है। और इंटरनेट पर अगर आपने 10 चीज़ें बेची हैं तो आपने अपनी प्रोडक्ट की रेपुटेशन बिल्ड की है, हालांकि आपने पैसे भी अर्न किए हैं। दुकान पर अगर आपने कोई चीज़ बेची आपने रेपुटेशन अर्न नहीं की है, आपने सिर्फ बिजनेस अर्न किया। लेकिन जब आपने इंटरनेट से कोई चीज़ बेच दी है तो आप गूगल के रिकॉर्ड में आ गए हो, आप गूगल की तस्वीरों में नजर आना शुरू हो गए हो, फेसबुक पे नजर आना शुरू हो गए हो, वो बंदा रिकमेंडेशन देना शुरू हो गया। मतलब वही बंदा आकर कहता है कि भाई ये माउस खरीदना है तो इससे खरीदो, पढ़ना है तो इससे पढ़ो। अब जितने मर्जी हम के सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं, चलते फिरते आते हैं, स्टूडेंट आता है, पेरेंट्स के बच्चे आ जाते हैं, टीचर रिकमेंड कर देता है, बैनर लोग पढ़ लेते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं। नेट के ऊपर तो ये नहीं है ना। नेट पे हमें कैसे रिकमेंडेशन मिलेगी? जब हम इंटरनेट के यूज़र को अपना स्टूडेंट बनाएंगे। क्योंकि जब तक हम इंटरनेट के यूज़र को अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हम अपना, मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा भाई ये 4 महीनों में फॉर एग्जाम्पल पीक सोल्यूशन वाले कोई 10-12 हज़ार बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा नहीं, इनकी जो इंटरनेट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है वो बड़ी वीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे जहन पे फिर एकदम आएगा कि अगर ये इंटरनेट मार्केटिंग पर आएंगे तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना 10-12 हज़ार, हो सकता है कि 30-40 हज़ार स्टूडेंट हो जाए। और ये जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होगा ये इनकी रेपुटेशन ऑनलाइन बना रहा होगा। अभी पीक सोल्यूशन की ऑनलाइन रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन इस वक्त जो मेन रेपुटेशन है ना वो स्टूडेंट रेपुटेशन है आपकी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ जाते हैं, किसी का बड़ा भाई पढ़ जाता है, किसी की बड़ी सिस्टर पढ़ जाती है, आगे से वही एक चेन चलती रहती है, उधर से ही चेन चल रही है। लेकिन जब आप इंटरनेट पर चले जाओगे तो इंटरनेट पर आपको ऑनलाइन क्लाइंट मिलेगा। यही हमारा इस डिजिटल मार्केटिंग का फोकस है कि भाई अब वक्त वो है जिसमें सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अब आप जॉब्स भी किक करते हैं, वो इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको कह देते हैं कि भाई हम आपको कभी भी होम बेस्ड भी कर सकते हैं, हम आपकी जॉब को एट होम भी कर देंगे।
आप लाहौर में रहते हो भाई, आपकी शादी होगी, आप इस्लामाबाद चले गए, हम आपसे, अगर आप हमें अच्छे लगे तो हम आपसे एट होम काम ले लेंगे, बजाय इसके कि हम आपसे कहें आप जॉब छोड़ दें। तो मतलब अब मॉडल जो है वो चेंज हो गया है, अब वो मॉडल इंटरनेट का मॉडल बन गया है। तो अब हमें उस मॉडल को अडॉप्ट करना है। और अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं यार मेरा तो क्लाइंट ही नहीं है फेसबुक पे, कोई बात नहीं है, आपका फेसबुक क्लाइंट नहीं है, फिर भी आपको फेसबुक पे जाना है। इसलिए जाना है कि आपने वहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस तो करनी है ना, अपनी अपनी चीज़ का बताना तो है। हो सकता है कि आपका क्लाइंट नहीं है लेकिन उसके रेफरेंस से कोई क्लाइंट बनता हो, तो आपकी चीज़ें इंटरनेट पे नज़र आनी चाहिए। अब ये तो हुआ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हमें ये अगर देखें कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जो हमारे कोर्स में शामिल हैं। तो मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है ना, मैं मतलब कोई टीचिंग नहीं करता हूँ कि पढ़ाने वाला बंदा नहीं हूँ, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और वही पढ़ाता हूँ, यानी जो करता हूँ वो पढ़ाता हूँ। सर आप क्या कौन सा कोई चैलेंज का आ रही है? जी मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं जो मार्केटिंग करता हूँ ना वही टीच कर रहा हूँ, यानी जो मॉडल मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए वही मॉडल आपका कोर्स है। अगर हम ये कहें कि मैं जिन जिन लोगों का काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के जो मैं काम करता हूँ, तो कैसे काम करता हूँ, मतलब एक मॉड्यूल है हमारे पास कि लोग हमसे बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्या मतलब है, जैसे अभी हम यहाँ से कहीं से गुजर रहा हूँ गाड़ी के ऊपर और मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे कोई पिज़्ज़ा वाला कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, या मेरा माउस ख़राब हो गया है तो मुझे कोई कंप्यूटर एसेसरीज की शॉप मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी, गाड़ी जहाँ से गुजर रही होगी जो भी उसकी रेडियस में करीब शॉप होगी वो गूगल पर आनी शुरू हो जाएगी एकदम। इट इज़ कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। तो जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपने बिजनेस को ले आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप फ्री में बिजनेस लेना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते, मतलब गूगल को पैसे दे के प्रोफाइल नहीं बनानी, बल्कि आपकी फिजिकल एंटिटी होनी चाहिए प्रोफाइल बनाने के लिए, कि आप फिजिकली किसी जगह पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। सो एक मेरे जो सर्विस है वो क्या है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कोर्स में गूगल बिजनेस प्रोफाइल शामिल है। आप सीखेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है, कैसे बनती है, और प्रोफाइल तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है। मतलब मैं कहूँ बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी, तो हो सकता है कि 10-12 शॉप्स हों, लेकिन आपने कभी देखा है गूगल पे जो प्रोफाइल्स आ रही होती हैं कैसे आ रही होती हैं, जैसे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी, लिख दिया मैंने, देखिए जरा क्या कुछ आ गया जी। कितनी सारी शॉप्स आ गई हैं, लेकिन कितनी आई हैं टोटल, 3, बस 3 आई हैं। हालांकि ये 3 नहीं होगी, मोर प्लेसेस में और भी बहुत सारी होंगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये वेबसाइट्स हैं, तो बस इतनी नज़र आ रही हैं, फिर मैं दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा मुझे, तो दूसरे पेज पे कोई भी नहीं जाएगा। इसी तरह कभी नहीं गए, कभी आप गए दूसरे पेज पे सर्च करने, तीसरे पेज पे सर्च, इवन हम लोगों ने आज तक मेरा ख्याल है कि कभी आखिरी वाले पे भी क्लिक नहीं किया होगा। हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि भाई पहले 2-3 में जो चीज़ नज़र आ रही है ना हम उस पर क्लिक कर देते हैं। इसी तरह ये जो पहली 2-3 लोकेशंस हमें नज़र आ रही हैं, हमने इन्हीं लोकेशंस पे क्लिक करना है, या पहली पे या दूसरी पे या तीसरी पे, चौथी पे तो हम लोग को क्लिक भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस प्रोफाइल बनानी भी है और बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी करनी है कि भाई हम पहली 3 में रैंक करें। सर मैंने ना अपने हस्बैंड की ये बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी कंप्यूटर शॉप, तो लेकिन ना जब मैं उसका सर्च करती हूँ तो इस तरह से नहीं आती, जैसे कि फर्स्ट पेज है 3 इस तरह से नहीं आई। हाँ यही पढ़ना है हमने कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी प्रोफाइल को रैंक करते हैं, यानी आप अपनी प्रोफाइल को रैंक कैसे कर सकते हैं, किन फैक्टर की बेस, यानी ये हमारा एक मॉड्यूल है इस कोर्स में, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका जो हमारा दूसरा मॉड्यूल है वो क्या है, ये वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं हमें, भाई इनमें से कुछ वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज्ड हुई हैं, ठीक है। जैसे ये वेबसाइट आ रही है पहले नंबर पर, एक ये वेबसाइट आ रही है, ये दूसरे नंबर पर आ रही है, ये तीसरे नंबर पर आ रही है, ठीक है। इधर आ जाते हैं वापस से। सो इट इज़ कॉल्ड SEO। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या है, गूगल सर्च इंजन है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इस जगह पर जब कुछ लिखते हैं, यानी मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी लिखा मैंने, ये गूगल है ना सारा, इस हिस्से को हम बोलते हैं सर्च, जिसमें हम लिख रहे होते हैं ना, इसको हम कहते हैं सर्च जी। ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज,
सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी ये मैं गूगल मोबाइल पे भी खोलूँगा, वहाँ पर जाकर कुछ भी सर्च करूँगा तो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड सर्च, इसको हम सर्च बोलते हैं, ठीक है। ये सर्च की टर्म जब हम एसईओ कर रहे होते हैं तो काफ़ी जगह पर हमें मिलती है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है कि भाई हम अपनी वेबसाइट को इस तरह का बनाते हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट को रिकमेंड करे। अब ये कैसे बना सकते हैं, मतलब कोई बताइए कि भाई वेबसाइट को गूगल रिकमेंड करे तो कोई सोचता होगा कि भाई वेबसाइट बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, बड़ी कलरफुल हो तो शायद रिकमेंड करता हो। ये बिल्कुल उसका स्टैंडर्ड नहीं है। गूगल का स्टैंडर्ड क्या है, ये स्टैंडर्ड्स ही हमने एसईओ में सीखने हैं कि गूगल किन चीज़ों, जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि भाई मैं किसी को रैंक करना चाहता हूँ, इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, तो मैं किसी एक स्टूडेंट को कहूँगा कि ये टॉप स्टूडेंट है, ठीक है। जैसे अभी एक स्टूडेंट का नाम ले रहे थे, तो जब हम पढ़ाते थे, बल्कि अभी भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं अपने पढ़ाने के दौरान अपने नेफ्टेक के 4-5 स्टूडेंट्स का नाम लेता हूँ कि भाई ये वाला स्टूडेंट, उसमें एक हारून है, एक फीमेल है वो सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रही हैं, एक लड़का सलमान है वो भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा है, तो मैं उनका नाम लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरी टॉप लिस्ट पे शामिल है। सेम इसी तरीके से हमें भी गूगल की टॉप लिस्ट पे शामिल होना है। अब वो मेरी टॉप लिस्ट पे कैसे शामिल हुए, वो तमाम फैक्टर्स पूरे करते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छे स्टूडेंट में होने चाहिए, और वो उन्होंने ग्रो भी किया है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनको टॉप लिस्ट करता हूँ, ठीक है। इवन मैं जब एसईओ सिखा रहा होता हूँ तो उनकी वेबसाइट भी दिखाता हूँ जो उन्होंने पढ़ने के दौरान ऑप्टिमाइज़ की हुई है, वो भी मैं दिखाता हूँ उन्हीं की वेबसाइट। सो मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं दिखाता हूँ। आपकी वेबसाइट गूगल को अच्छी लगेगी तो वो आपकी वेबसाइट को दिखाएगा। ये गूगल को आपकी वेबसाइट कैसे अच्छी लगेगी, गूगल के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं एसईओ। वही स्टैंडर्ड्स हमने सीखने हैं। अब वेबसाइट जो रैंक करती हैं उसके रैंक करने के 2 मैकेनिज्म होते हैं। एक मैकेनिज्म क्या होता है जी, एक मैकेनिज्म तो यही वाला है जिसमें हम एसईओ कह रहे हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ बेस्ट आई हॉस्पिटल इन लाहौर, अच्छा ये आ गया। अभी भी यहाँ पर एक वेबसाइट ही आई है, ऐसे ही है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अगर वो नज़र आ जाए मुझे तो। मोबाइल से दिखा देता हूँ। सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, आप लोग भी खोलेंगे तो आपको भी दिखेगा कि अब एसईओ नहीं है, अब ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऐड या स्पॉन्सर्ड या एडवर्टीजमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या हुआ, एक ऐड आ गया इसके ऊपर, आपको शायद दूर से नजर ना आ रहा हो, है ना। स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना ऊपर, सबसे ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, ऐड लिखा होगा, एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, मतलब 3 चीजें हो गई। ये तीनों का क्या मतलब है कि अब ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये एसईओ नहीं है। बल्कि अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं तो देखते हैं क्या होता है नीचे, एक और स्पॉन्सर्ड आ गया जी। उसके बाद मैं और नीचे जा रहा हूं, अब नहीं आ रहा स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो वेबसाइट है ये एसईओ वाली वेबसाइट है जिसको रैंक किया हुआ है। यानी 2 स्टैंडर्ड्स हो गए गूगल के। कहता है कि अगर तो किसी ने पैसे लगाए हैं, ऐड लगाया हुआ है गूगल के ऊपर, तो मैं उसकी वेबसाइट को पहले दिखाऊंगा, इवन एसईओ वाली वेबसाइट से भी पहले दिखाऊंगा जिसकी ऑप्टिमाइजेशन हुई है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन गूगल एडवर्टीजमेंट मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने 1000 रुपया लगा दिया आज के लिए, अब वो 1000 रुपया कंज्यूम होना है ना किसी टाइम पे, मतलब 1000 रुपया सपोज कर लिया जी, 1000 रुपया लगाया, मेरी 50 रुपये का क्लिक है। क्लिक का क्या मतलब है कि ऐड आ रहा है, मैंने ऐड पे गया, बटन दबा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, गूगल ने मुझे चार्ज कर लिया 50 रुपये। तो इस तरह मुझे 50 क्लिक के ऊपर, 10 क्लिक के ऊपर मेरा बजट तो कंज्यूम हो जाएगा सारा। सर अगर हम उनसे चीज परचेज नहीं करते, हम उनकी ऐड क्लिक करके उसको देखते हैं तो भी हमको बिल्कुल, उन्हें परचेज से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें तो ऑडियंस कैप्चर करनी है ना, उन्होंने तो ऑडियंस ले ली है ना सिर्फ, ठीक है। अगर हम उन्हें कमेंट कर देते हैं या मैसेज करते हैं हमें आपको चीज पसंद आ गई है, लेकिन हम उनके साथ डील नहीं प्रॉपर्ली, तो फिर भी उसको उसका फायदा होगा। आपने सिर्फ उन्हें क्लिक कर दिया ना, मैंने अभी मैं किसी की ऐड पे भी क्लिक कर दूं, मैंने तो कुछ भी नहीं लेना उससे, उसको चार्ज पड़ जाएगा। एक ड्रेस अलिबाबा पे मुझे पसंद आई, मैंने उसको क्लिक किया, उसको खोला, उसके सारे बाकी प्रोडक्ट्स देखी, मुझे अच्छी लगी वो, लेकिन मैंने अपना बजट देखा, मुझे भी समझ नहीं आई उसकी,
तो यानी इसका फायदा हमको पहुंच गया। हाँ 100%। मैं कह रहा हूँ अभी आप किसी मोबाइल ऐड को देखें और उसको क्लिक कर दें बस। सर आप क्या कहते हैं कि हमें एसईओ से करना चाहिए या फिर पे करना चाहिए? नहीं, हमें दोनों काम। अब मिसाल के तौर पर अब तो मैं यही बता रहा था ना, मैं जहाँ पे बात रुकी है, अब हमने एसईओ भी की हुई है, ठीक है, और एक और बंदा आया, नया बंदा आया जिसकी वेबसाइट बनी ही अभी रिसेंटली है। उस एसईओ जो है ये इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मंथ्स। मतलब ये ऐसे नहीं है कि एक दिन में हो जाती है एसईओ। मतलब गूगल के स्टैंडर्ड पे पूरा। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई टॉप स्टूडेंट मेरा कौन सा है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये टॉप स्टूडेंट है, ऐसे तो नहीं कहूँगा ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले, फिर देखूंगा भाई आज पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, कोई 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, मतलब 3 महीने का कोर्स होगा तो उसका स्टैंडर्ड मैंने कुछ और रखा होगा। 6 महीने का कोर्स होगा, मैंने उसका स्टैंडर्ड कुछ और रखा होगा। 2 साल का कोर्स होगा, उसका स्टैंडर्ड कुछ और होगा कि मैं कितनी देर बाद किसी स्टूडेंट को रैंक करूंगा। सेम इसी तरह गूगल ने भी रैंक करने के लिए ये तो नहीं कहा हुआ कि आपने, उन्होंने कहा जनाब ये मेरे फैक्टर्स हैं, तो मैं रात को बैठा हूँ और 12-14 घंटे काम करके कहा भी इस फैक्टर्स पूरे हो गए तो अब गूगल से कहूँगा हाँ भी मुझे दिखाओ। ऐसे नहीं है, बल्कि गूगल ने उन फैक्टर्स के लिए एक टाइम लिमिट दिया है। वो कहता है भाई कम से कम 6 महीने आप मेरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको, क्योंकि और लोग भी तो है ना, पहले भी तो इतने लोग रैंक हुए हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर आज मैं एक वेबसाइट, मेरे पास नया प्रोजेक्ट आता है और वो कहता है मेरी एसईओ कर दें, तो उसकी तो एसईओ नहीं हुई पहले से। इसका मतलब है वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा गूगल पर। अब जब मैं एसईओ करूंगा तो उसके कंपटीटर्स भी तो होंगे ना, मुझे उनके कंपटीटर्स को क्रॉस करके ऊपर लेकर आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये देखना है कि मैंने फैक्टर्स पूरे भी करने हैं, और गूगल ने भी ये देखना है कि भाई ये बंदा मुसलसल ये फैक्टर्स पूरे करता रहता है कि नहीं करता रहता। उसके लिए 4 से 6 माह का टाइम पीरियड होता है। अब एक नया बंदा आया, वो कहता भाई मैं 4 से 6 माह कैसे वेट करूँ, मेरा तो सीजन ही खराब हो जाएगा। मतलब मैंने चीज़ें तो आज बेचनी है, 6 माह के बाद भी बेचनी है, लेकिन आज भी तो बेचनी है। तो इसका मतलब है मैं एसईओ का इंतजार तो नहीं कर सकता ना, फिर वो गूगल एड्स पे जाएगा। अब गूगल एड जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा 365 डेज और लॉन्ग रन में गूगल एड्स चला सकता हो। मतलब इतना बजट तो नहीं ना होता किसी का। मसलन मैं ये कहता हूँ कि जनाब पीक ट्यूशन वालों ने कहा भाई एडमिशन हो रहे हैं आजकल, मैट्रिक से बच्चे निकले हैं, तो इन्होंने गूगल पे ऐड चला दिया 3000 रुपीज़ डेली के हिसाब से कि भाई एडमिशन भी हो रहे हैं, इट्स ओके फाइन, एडमिशन भी चल रहे हैं, इतने पैसे हमारे रोजाना के लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे स्टूडेंट भी तो आने लगा हुआ है। लेकिन फिर ऑफ सीजन आ गया, रमज़ान का महीना आ गया, अब रमज़ान के महीनों में 3000 पे तो ऐड नहीं चला सकते डेली के ऊपर। यानी गूगल ऐड चलाने के लिए भी हमें ये देखना पड़ेगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो ये कि गूगल ऐड कब चलाएगा कोई, गूगल ऐड उस वक्त चलाएगा जब उसका कंपटीटर चला रहा होगा। मतलब पीक सॉल्यूशन वाले ऐड चला ही नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने और इनके साथ लगने वाले कॉलेजेस हैं वो ऐड चलाना शुरू हो गए अपना। अब इनकी मजबूरी है ऐड चलाना उस वक्त, जब तक इनका कंपटीटर ऐड चला रहा है ये भी चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो इनकी अच्छी एसईओ भी हुई होगी अगर, तो भी वो बंदे का ऐड तो पहले ही नजर आ रहा है, उधर तक बात जाएगी तो वो क्लिक करेगा ना पीक सॉल्यूशन पे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन क्लाइंट की, वैसे तो जिससे आना होता है वो तो पीक सॉल्यूशन में आता है। ऐड देख के तो नहीं आ रहा ना, ऐड देख के वो बंदा आ रहा है जो पीक सॉल्यूशन को नहीं जानता, बल्कि वो अपनी प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, उसको कोई खास सर्विस की जरूरत है। वो उसने लिखा भाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, उसे नहीं पता पीक सॉल्यूशंस। इवन मैंने पीक सॉल्यूशन का ऐड भी नहीं लगाया होगा तो ऊपर कॉल ऐड मैंने दिया होगा तो मेरा ऐड चलेगा, कोई भी बंदा क्लिक करेगा, फोन पीक सॉल्यूशन भी आएगा। लेकिन हमने किसी को नहीं कह रहे हाँ पीक सॉल्यूशन का जो स्टूडेंट है उसने तो भाई सीधा पीक सॉल्यूशन को ही फोन करना है या सीधा पीक सॉल्यूशन नहीं आना है। यही तो मैं कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग यही है कि हमने वो लोग लेकर आने हैं जो हमें नहीं जानते, हमने लोगों को प्रोडक्ट्स के हिसाब से लेकर आना है, हमने लोगों को सर्विसेज के हिसाब से लेकर आना है, हमने लोगों को नाम के हिसाब से नहीं लेकर आना। ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि शाही साहब यहाँ पर होते हैं तो उनसे जाकर सीख लेंगे, सर यहाँ पर है तो उनके पास आ जाएगा, या मैं हूँ यहाँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो सर्विसेज दे रहे हैं ना, इन सर्विसेज को कोई बंदा सर्च करे तो पीक सॉल्यूशन नजर आए। इसका मतलब है कि ये हमने अचीव किया डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग है हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी बंदा लॉन्ग रन में तो ऐड नहीं चला सकता, लेकिन शॉर्ट रन में तो चलाएगा। जब उसका ऐड के पैसे खत्म होंगे, सारे ऐड बंद, अब क्या चीज आएगी पीछे, ऑर्गेनिक बच गई ना। ऑर्गेनिक का कोई लाइफ टाइम नहीं है, मतलब ऐड का तो एक लाइफ टाइम है। कभी 1000 रुपया लगाया, 1000 रुपया पूरा हुआ ऐड गया, 5000 रुपया लगाया, 5000 रुपया पूरा हुआ तो ऐड तो गया, फिर तो ऐड नजर ही नहीं आएगा आपका। मगर जिसने ऑर्गेनिक एसईओ की हुई है वो जब तक उसको मेंटेन करेगा, ठीक है, उसके लिए वो 1 रुपया भी नहीं दे रहा गूगल को, मतलब गूगल को नहीं इन्वेस्ट कर रहा वो, बल्कि अगर पीक सॉल्यूशन वालों ने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है तो वो मुझ पे इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ मुझे पैसे देंगे कि भाई मेरी वेबसाइट रैंक करे और ये मेरी सर्विसेज है, ये मेरी प्रोडक्ट्स है, कोई भी बंदा गूगल पर ये सर्च करे तो हम नजर आए।
इसका मतलब है कि हम रैंक हो रहे हैं और ये परमानेंट रैंक है। गूगल ऐड परमानेंट नहीं है, गूगल ऐड तो पैसों के डिपेंडेंट है ना, और पैसों के कितने के लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ऐड चलाया 3000 रुपये का, दोपहर को 12 बजे किसी ने रिपोर्ट की कि जनाब ऐड तो पैसे तो पूरे हो गए आपके, अब 12 बजे के बाद आप नहीं चल रहे, तो कहते लाओ भी और 3000 रुपया लगा दो। 3 बजे फिर पता लगा कोई वो 3000 रुपये भी चले गए, क्लिक्स होते जा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा, ये एक अलग बात है। क्यूरीज तो आ रही हैं, क्यूरीज भी नहीं आ रही है, अवेयरनेस तो चल रही है, पैसे भी खर्च होते जा रहे हैं। फिर वो कहेंगे भाई रुक जाओ, अब कल चलाएंगे, अब आज नहीं चलाना ऐड, अब कल ऐड दोबारा चलाएंगे। अब जब हमने कहा कि आज नहीं चलाना तो 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप नजर नहीं आ रहे, बंद हो गए ना नजर आना आप। फिर कल जब ऐड चलेगा फिर आप नजर आना शुरू हो जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐड जो है वो पैसों के साथ चल रहा है, मगर एसईओ जो है वो पैसों के साथ नहीं चल रही। एसईओ के लिए तो किसी ने मुझे कहा, ठीक है ना, जैसे भी मैं देखे हारून से मैंने जो काम करवाया हुआ है, यहाँ हम लिखते हैं जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लिख दिया मैंने। अब आप देख रहे हैं ऐड तो नहीं है, ऐड नहीं है ना, ये वेबसाइट उनसे मैंने ऑप्टिमाइज करवाई हुई है। अब ये वेबसाइट रैंक कर रही है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, इस एक कीवर्ड के अगेंस्ट ये वेबसाइट रैंक कर रही है, और ये किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये कीवर्ड है। यानी ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट उसे बोलते हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर लगी हुई बड़ी बड़ी मशीन होती है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ये रैंक कर रही है। इसका मतलब क्या, ये लाइफ टाइम रैंक हो गया हुआ है ना, अनटिल के कोई इसका और कंपटीटर ना आ जाए और वो भी अच्छी एसईओ ना कर ले। अगर वो अच्छी एसईओ कर लेगा फिर वो रैंक हो जाएगा। सो ये इट इज़ एसईओ, और ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है जिसको मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ इसके साथ कंपेयर करने लगा हुआ था, वो क्या है जी, एसईएम, जो मैं अभी आपसे कंपैरिजन कर रहा था, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या चीज़ है, गूगल एड्स, जो गूगल पे इश्तिहार की हम बात कर रहे हैं, जो भी आपको मैंने दिखाया भी है, ये सर्च इंजन मार्केटिंग है। इसको हम, इसके और भी एक दो नाम है, इसको हम पीपीसी एड्स भी बोलते हैं, पे पर क्लिक एड्स। इसको पेपर क्लिक एड्स भी बोलते हैं। हाँ पेपर जी, इसको पीपीसी एड्स भी बोलते हैं, गूगल एड्स को पीपी एड भी बोलते हैं। और सर्च इंजन मार्केटिंग जो है, बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, ये कोई टाइप तो नहीं है ना, ये तो एक कैटेगरी है ना, कि सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटिंग का मतलब पेड, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब नेचुरल। यानी आपने अगर पैसे लगाने हैं तो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, और अगर आप नेचुरल कर रहे हैं तो आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। मार्केटिंग तो यह है कि मैं अभी ऐड चलाऊंगा और जैसे ही मेरा ऐड अप्रूव होगा मेरा ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसे लगाए हुए हैं। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि मैं अगर ऑप्टिमाइजेशन आज करूंगा तो वो कहेगा भाई 4 महीने से लेकर 6 महीने तक, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। मतलब ये भी शर्त नहीं है कि आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। कंपटीशन का क्या मतलब है कि भाई जो मेरी वेबसाइट है उस तरह की और वेबसाइट्स कितनी हैं। अगर तो मुझे कम कंपटीशन मिलेगा तो मैं जल्दी रैंक कर जाऊँगा, मीडियम मिलेगा तो फिर भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर हाई कंपटीशन मिलेगा तो वहाँ पर तो रैंक करने में 6 महीने से हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए। इसकी एग्जांपल रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में बहुत कंपटीशन होता है, तो जो रियल एस्टेट की वेबसाइट्स होती हैं उनको रैंक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक हो गया? पीछे प्रॉपर्टी वगैरह कर रहे हैं उसका जी, प्रॉपर्टी का जो कर रहे हैं, हाँ जी, प्रॉपर्टी, बिल्कुल प्रॉपर्टी का जो करें उसी, घर सेल हो रहा है तो उसके प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंपटीशन होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया जी, ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, अब एसईओ में है क्या बेसिकली, एसईओ में आगे से मजीद कैटेगरीज हैं एसईओ करने की। एक को हम बोलते हैं ऑन साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा एसईओ के अंदर जो है ना 2-3 चीजें हैं। ऑन साइट एसईओ, नाम से अंदाजा हो रहा होगा ऑन साइट, इसका क्या मतलब है कि भाई ये वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट को खोलेंगे, ये वेबसाइट खुल गई है, अब इसके ऊपर मैं जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँगा इसे बोलते हैं ऑन साइट एसईओ। अब इसकी क्या ऑप्टिमाइजेशन है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई क्या ऑप्टिमाइजेशन है, ये लोगो नज़र आ रहा है, ये सोशल मीडिया के बटन नज़र आ रहे हैं, ये एक इमेज नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये हेडिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर फिर इमेजेस तो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, ये सब कुछ देख रहा हूँ ना मैं। इसको जो मैंने ऑप्टिमाइज़ करना है
इसको हम बोलते हैं ऑन साइट एसईओ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वेबसाइट के मतलब नहीं पता तो ये काम तो नहीं होगा, ये तो ज़्यादा हो ही क्या होगा। अगर हमें वेबसाइट का क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर जाकर काम करना है, तो भाई वेबसाइट पे काम करने का मतलब क्या हुआ, वेबसाइट तो खोलनी पड़ेगी ना। तो जब वेबसाइट खोलोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये कैसे चेंज होगा। तो मैं जैसे ये कहूँ कि भाई इमेज ऑप्टिमाइज करो, तो इमेज ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपसे कहूँ भाई इसके अंदर ये लगा दो, तो जब आपको इमेज का ही नहीं पता होगा इमेज कैसे लगता है तो आप उसके अंदर वो चीज़ कैसे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले सीखना पड़ेगा वेबसाइट को एडिट करना, बनाना नहीं, याद रखें बनाना नहीं, एडिट करना। यानी मेरे पास एज ए एसईओ एक्सपर्ट अगर किसी की वेबसाइट आती है कि जनाब मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दें, तो इसका मतलब होता है उसकी वेबसाइट बनी हुई है, वो बनी हुई वेबसाइट मुझे देता है, हाँ मैंने उसकी वेबसाइट को एडिट करना होता है। यानी मुझे टोटल कंट्रोल होना चाहिए कि किस तरीके से मैं इसकी वेबसाइट में चेंजेस कर सकता हूँ। और चेंजेस करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैंने उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। मैंने वेबसाइट जैसे ये वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है कि भाई ये स्ट्रक्चर है कि ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इधर तस्वीर नज़र आ रही है, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, मुझे स्ट्रक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं है। एसईओ को भी स्ट्रक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं है। अलबत्ता एसईओ को इस चीज़ में दिलचस्पी है कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है और ये जो इमेज लगा हुआ है, क्या ये एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं है। इसको एसईओ फ्रेंडली करने के लिए हमें एसईओ को समझना और वेबसाइट को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कोर्स का जो पहला पार्ट है वो क्या है, वेबसाइट एडिट करना, ठीक है ना। हारून की क्लास को भी जब हमने पढ़ाया था तो उनमें से किसी को भी वेबसाइट पे काम करना नहीं आता था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, एक वेबसाइट देता हूँ, बिल्कुल यही वाली वेबसाइट मैं आप लोगों को भी दूंगा और इस वेबसाइट को आप लोग अपना बना लोगे। यानी कि सबसे पहला टास्क यही होगा कि भाई इस, क्योंकि जब तक पहले मैं सिखाऊंगा ना एडिट करना आपको, एडिट कैसे करना, फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी मर्जी की वेबसाइट बना लें जो आप बनाना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उसमें आपका अगर इंटरेस्ट है तो आपको इमेजेस भी देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, कंटेंट लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर आगे से जब वो वेबसाइट बन जाएगी तो मैं कहूँगा अब इसके ऊपर हम ऑन साइट एसईओ सीखते हैं। फिर जब आप एसईओ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही इन बच्चों ने भी किया हुआ है और इन्होंने वेबसाइट को रैंक किया हुआ है, इसी तरह आप भी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना कि हमें क्योंकि वेबसाइट बनानी नहीं आती तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मैंने बिल्कुल वेबसाइट डेवलपमेंट सिखानी नहीं है, बल्कि मैंने आपको इस तरीके से सिखाना है कि आप एज ए एसईओ एक्सपर्ट हैं, वेबसाइट आपके पास आती है, आपने उस वेबसाइट पे कैसे काम करना है। मतलब बेसिकली तो इसमें भी वेबसाइट को ही सीखना है, लेकिन इसमें सीखने के अंदाज में फ़र्क है, क्योंकि हमें सिर्फ वो चीज़ें सीखनी है जो एसईओ के लिए ज़रूरी हैं, जिनसे हम एसईओ कर सकते हैं। और आपको मेरे बोलने से, मेरे बताने से और मेरे दिखाने से लग रहा होगा कि ऐसा कोई काम नहीं है कि कोई कमी पेशी रह जाती हो। यानी हम इतनी एडिट करेंगे कि हम टोटल वेबसाइट हमारे कंट्रोल में होगी, यानी कि कहाँ कहाँ चेंजेस करनी है एसईओ के लिए वो सारी हमारे कंट्रोल में होगी। वेबसाइट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है सीएमएस वेबसाइट और एक होती है कोडिंग वाली वेबसाइट। ये जो जिसमें कोडिंग लिखी होती है HTML, एंड HTML, हेड, बॉडी, इसे हम कोडिंग बोलते हैं। PHP की जो वेबसाइट होती है ये भी कोडिंग वाली होती है, मगर PHP का हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो प्रोग्रामिंग है, वो तो हम डेवलपर से काम करवाएंगे। एसईओ का कोड PHP पे नहीं लगता, एसईओ का कोड HTML पे लगता है, ठीक है। हमें थोड़ी सी HTML सीखनी है, लेकिन ऐसे ही सीखनी है चलते फिरते, मतलब इट इज़ नॉट लाइक अ कोर्स, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक अ कोर्स, इट्स लाइक कि हमें एसईओ कर रहे हैं तो एसईओ के लिए कौन से HTML टैग्स हैं जो हमें आने चाहिए, उन्हीं को हमने फोकस करके समझना है। उसके बाद जो दूसरा स्टाइल है वेबसाइट्स का, उसे बोलते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स। ये जो प्लेटफॉर्म है ये ग्राफिकल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ग्राफिकल प्लेटफॉर्म में आपकी जो कॉलेज की वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है, वो वर्डप्रेस में बनी हुई है या बना रहे हैं जो भी है, लेकिन वो वर्डप्रेस बेस्ड है, ठीक है। अब जो बंदा कोडिंग वाली वेबसाइट को एडिट कर लेता है, तो वो, मैं जब कोडिंग वाली वेबसाइट से एडिटिंग सिखाता हूँ सिर्फ एक लेक्चर लेता हूँ वर्डप्रेस का, तो आपको वर्डप्रेस समझ में आ जाता है। इसलिए कि वर्डप्रेस कलरफुल है, ग्राफिक्स हैं, बिल्कुल वैसी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है कि भाई टेबल बनाना है तो टेबल इंसर्ट कर लो, तस्वीर लगानी है तो तस्वीर ड्रा कर लो, वो सब कुछ बनी बनाई चीज़ें होती है ना उसमें। वर्डप्रेस में भी ऐसे ही होती है। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनकी हमारे पास वेबसाइट्स आती हैं। कुछ लोग CMS में वेबसाइट्स बनवा रहे होते हैं, कुछ लोग कोडिंग वाली वेबसाइट्स बना रहे होते हैं। अगर आपको कोडिंग में एक्सपर्टीज हो जाती है तो आप CMS को खुद ही अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग यहीं से बात शुरू करेंगे। अच्छा ये थोड़ा सा और रह गया इसमें, एक तो मैंने कहा ना एसईओ, ऑन साइट एसईओ, एक है इसके अंदर ऑफ साइट एसईओ। अब ऑन साइट तो समझ में आ गया कि वेबसाइट के ऊपर, और उसके लिए हमें वेबसाइट को समझना है, जो कि एसईओ कराने से पहले मैं वेबसाइट समझाता हूँ, क्योंकि जब तक आप वेबसाइट एडिट नहीं कर सकते आप एसईओ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ इसमें ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ का क्या मतलब होता है? ऑफ साइट एसईओ का मतलब है कि भाई वेबसाइट के ऊपर नहीं, अब हम कह रहे हैं वेबसाइट के ऊपर नहीं, कहीं और, कहाँ और? दूसरी वेबसाइट पर, दूसरों की वेबसाइट पे जाकर जो हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपनी साइट के लिए, उसे हम बोलते हैं ऑफ साइट एसईओ। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहीं भी पैकेजेस मॉल में सेल लगी हुई है तो बहुत रश लगा हुआ है, भाई हर ब्रांड के अंदर रश चल रहा है, तो हमने कहा कि यूँ करते हैं कि फ्लैक्सेस बनवाते हैं, स्टैंडीज बनवा के तो हर ब्रांड के अंदर लगा देते हैं। अब हम कहते हैं अभी मैकडोनल्ड पे जाके कोई बंदा आइसक्रीम खा रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, ठीक है, उधर अगर 3 फ्लैक्सेस पीक सॉल्यूशंस की लगी हो तो एक इंप्रेशन क्रिएट होगा। अब मिसाल के तौर पर यही वाली फ्लैक्स अगर यहाँ कुजी हलीम के बाहर लगी हो और यही वाली फ्लैक्स मैकडोनल्ड में लगी हो तो बहुत फ़र्क है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम उसकी रेपुटेशन को कैश कर रहे हैं। बिल्कुल लिंक बिल्डिंग में हम ये काम करते हैं। लिंक बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, एक बहुत अच्छी रेपुटेशन की वेबसाइट है, वहाँ पर जाते हैं और वो हमें खुद कहता है कि भाई लिंक लगाना तो लगा लो मेरे पास आकर। जब मैं उसके ऊपर लिंक लगाऊंगा, यूँ समझ लें कि अगर वेबसाइट की रेपुटेशन का स्कोर 100 है, 0 to 100, तो हम कहते हैं भाई हमारी वेबसाइट का तो स्कोर अभी नई वेबसाइट है 5 है। अब बहुत सारी और वेबसाइट हैं, किसी का स्कोर 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, फेसबुक का 100 होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं जब हम उधर जाकर लिंक लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी रेपुटेशन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू होगी। और जब हम ये लिंक बिल्डिंग मुसलसल करते हैं, ये बहुत लंबा काम होता है, ठीक है, और क्लैरिकल काम भी होता है। मतलब लंबा काम भी है और क्लैरिकल भी है। क्लैरिकल का क्या मतलब है, लाइक डाटा एंट्री है ना ये, कि भाई उस वेबसाइट पे जाकर लिंक लगा दो, उस वेबसाइट पे। क्रिएटिव काम बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिव काम कौन सा है? ऑन साइट एसईओ का काम क्रिएटिव है, जिसमें आपने काम खुद करना है, आपने कीवर्ड्स बनाने हैं, एडजस्ट करने हैं। यहाँ पर तो क्या है भाई, 50 वेबसाइट्स हैं, जाओ वहाँ पर लिंक लगा दो, ये लो 50 और लो, इस पर भी जाकर लिंक लगा दो। तो इस लाइक का डाटा एंट्री टास्क। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हमने कोई 1000 लिंक्स लगाए होंगे कोई एवरेज 60 रेटिंग वाली वेबसाइट पर, और हमारी वेबसाइट की रेटिंग 5 चल रही थी, तो हो सकता है कि हम 25-27 पर चले जाएं। इस तरह करके क्या होगा, हमारी रेटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये है लिंक बिल्डिंग। इसके बाद एक है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का क्या मतलब है? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरी पढ़ाने में टेक्निकल एजुकेशन को हम इन्वॉल्व करें यहाँ पर टेक्निकल में, तो इस रूम की टेक्निकल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ शामिल है? मेरा लेक्चर तो बिल्कुल शामिल नहीं है ना, मतलब एलसीडी शामिल है, पंखे शामिल हैं, लाइट शामिल है, एसी शामिल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ाना शुरू करूं, जून का महीना और एसी ना चल रहा हो, पंखा भी ना चल रहा हो, इंटरनेट भी ना चल रहा हो, मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही इंटरनेट से चलना है, मेरी लेक्चर की क्लास ही इंटरनेट से चलनी है। सेम इसी तरह टेक्निकल एसईओ वो क्या कह रहा है, कहता है भाई आपकी वेबसाइट की एक ऑन साइट एसईओ, एक ऑफ साइट है, एक टेक्निकल एसईओ है, जिसे हम कह रहे हैं मेंटेनेंस है ये आपकी वेबसाइट की। आपकी वेबसाइट की स्पीड अगर अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी टेक्निकल एसईओ पुअर है, ठीक है। आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं है, यानी आप वेबसाइट खोलें और खोल ही नहीं रही, कोई तस्वीर ऊपर नज़र आती है, फिर नीचे चली जाती है, फिर ऊपर आ जाती है, उसका आधा हिस्सा पेज पे नज़र आ रहा है, आधा हिस्सा पेज पे नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस बहुत पुअर है। आपकी वेबसाइट पे सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी क्या होती है? हाँ, ये उसकी गलती भी नहीं है, ये इसका मतलब है कि हमने इम्प्लीमेंट नहीं की। जैसे ये देखें, एक वेबसाइट नज़र आ रही है आपको, देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, नॉट सिक्योर लिखा हुआ है। इसको देखें, इस पर लॉक नज़र आ रहा है, ये सिक्योर वेबसाइट है, ये टेक्निकल एसईओ में आती है। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी परचेज करनी है, इसको हम बोलते हैं एसएसएल। हमें एसएसएल अपनी वेबसाइट की लेनी होती है। अब हाँ, इस बिल्कुल जैसे हम अभी अगले लेक्चर में हम डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, उसमें फिर हम एसएसएल को भी समझेंगे। जैसे हम डोमेन खरीदते हैं, जैसे हम होस्टिंग खरीदते हैं, इसी तरीके से हमें एसएसएल भी परचेज करनी पड़ती है। और अगर हम एसएसएल परचेज नहीं करते तो हमारी वेबसाइट अनसिक्योर है, हैक होने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योर सॉकेट प्लेयर, लेकिन हम आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। अभी आप समझोगे एसएसएल क्या है, इट्स लाइक अ सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी है, ठीक है।
हाँ जी, ये मतलब ये SSL अप्लाइड वेबसाइट है और ये वाली वेबसाइट SSL अप्लाइड नहीं है। और इस वेबसाइट को देखें, ये भी SSL अप्लाइड वेबसाइट है, ठीक है। तो मतलब ये हमारी किस में आ जाती है, टेक्निकल एसईओ में। फिर हम अपनी वेबसाइट को गूगल को सबमिट करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं ना गूगल से कि भाई हमारी वेबसाइट किधर खड़ी है इस वक्त। तो वो एनालिसिस करने के लिए जो हम सबमिशन गूगल के पास कराते हैं जाकर, वो भी टेक्निकल एसईओ में आती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, अंदाजा दिया सिर्फ कि व्हाट इज टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट्स को चेक कर रहे होते हैं। हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो तो नहीं है। अब वेबसाइट की स्पीड स्लो होने से मतलब मुराद ये नहीं कि मेरे मोबाइल पर वेबसाइट कितनी क्विकली खुल जाती है, क्योंकि वो तो इंटरनेट की स्पीड है, वेबसाइट की स्पीड नहीं है। वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं, उन टूल्स की मदद से हम चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट स्लो है कि हमारी वेबसाइट फास्ट है, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, ये चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आ जाती हैं, ठीक है। सर लाइक जैसे मूवीज़ की, कार्टून्स की वेबसाइट्स होती हैं, वो जब हम उसको रन करते हैं तो वो काफ़ी टाइम लेकर ओपन होती है, तो उसकी स्पीड की बात आप करते हैं। हाँ जी, उसकी स्पीड बेसिकली होता है कि आपकी एक वेबसाइट खुल रही है, मोबाइल के ऊपर ये खुल रही है, हाँ इतना हिस्सा नज़र आना होता है आपकी वेबसाइट का पहले, ठीक है ना। उसके बाद उसको अनफोल्ड करते हैं तो फिर दूसरा हिस्सा नज़र आता है। गूगल ये कहता है कि इतने हिस्से में जो आपको नज़र आ रहा है उनमें से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसका एक स्पेसिफिक टाइम उसने डिफाइन किया हुआ। कहता है अगर इतने सेकंड में ये नज़र आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट स्पीड वाली है, और अगर इससे ज़्यादा टाइम ले लेता है ये लगाने आने में तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्लो है। मतलब ये वेबसाइट का स्टैंडर्ड आप आगे जाकर डिटेल से देखेंगे, ये आपको जस्ट मैंने एक मुख्तसर सी बात बताई है, ठीक है। लेकिन ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना हम आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है 7 बजे वाली क्लास में आए, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं। बिल्कुल, जो अभी आपने ये उनको यही पढ़ाया था मैंने अब आपको पढ़ाया। हाँ बिल्कुल न्यू क्लास है, बिल्कुल न्यू क्लास। हमारा जो कोर्स है ना बेसिकली थोड़ा सा समझ लें इसको, सीखना कैसे है और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, ठीक है। मतलब इस कोर्स को आपने ना ऑर्डिनरी कोर्सेज की तरह नहीं लेना। मैं सबसे ये कहता हूँ कि ये कोर्स नहीं है, ये इंटर्नशिप है।